आज 12 फरवरी 2022 है और अभी तक हम आप लोगों को समतल भूमियों पर जो खेती होती है वो दिखाते और बताते हुए आए हैं कि वहाँ पर किस तरीके से किन फसलों की खेती होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जो नदी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर जो खेती होती है ये किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर जब आप लोग खेती करते हैं तो इसमें क्या समस्याएं आती हैं और आप लोगों को क्या फ़ायदा यहाँ पर मिलता है, कितनी मेहनत होती है, लोग जो सिंचाई करते हैं, बुआई करते हैं, उनका तरीका क्या होता है। आप लोगों को बताते चले कि जो समतल भूमियों पर खेती होती है उसकी अपेक्षा यहाँ पर जो खेती होती है ये काफ़ी कठिन होती है। लेकिन जो चीज़ जहाँ जिस तरीके से करने लायक होती है वहाँ पर जब वह तरीका अपनाया जाता है तो सही होता है। सामान्यतः यहाँ पर जितनी भी लतेदार फसलें हैं जो कि ठंड में लगाई जाती हैं और इसके साथ साथ गर्मी के मौसम में लगाई जाती हैं, सारी फसलों के ऊपर हम सब बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ आप लोगों से मिलवाएंगे एक किसान भाई से जो यहाँ पर खेती कर रहे हैं और वो अपना अनुभव आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों को दिखाते चले कि आप लोग इस तरफ जब देखेंगे तो यहाँ पर जो नदी है ये पूरी बहाव पे है और जहाँ से पानी ख़त्म होकर के ज़मीन शुरू हो रही है ठीक वहाँ से इस तरफ जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर जो खेती हो रही है ये आप लोग देख सकते हैं। तो एकदम नदी में से ही ये खेती की शुरुआत होती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो घास लगाई गई है, ये जो बालू उड़ते हैं इनसे फसलों की सुरक्षा हो सके, जो मृदा अपरदन होता है वह ना हो, इस वजह से यहाँ पर इसको लगाया गया है। यहाँ पर आप ड्रिप लाइन नहीं डाल सकते हैं, मतलब ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप से जो सिंचाई है नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो ड्रिप होती है उसमें बालू वगैरह चले जाएंगे और सामान्यतः इसमें नाली के माध्यम से भी आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि बालू है। अगर आप नाली बना दिए और नाली में अगर आप पानी डाल दिए तो ये जो बालू है सारा पानी एक ही जगह सोख लेगा। तो ऐसे में अगर हमें यहाँ से पानी दूसरी छोर पे भेजना हो तो ये 10 फुट पे जा कर के ही जो ट्यूबवेल का सारा पानी होता है ये ख़त्म हो जाता है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे गड्ढा भी हुआ है और यहाँ पर जो फसलें हैं ये भी लगाई गई हैं। तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि पहले प्रक्रिया क्या क्या और कैसे होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गड्ढा है लगभग 2 फीट का गड्ढा यहाँ पर किया गया है। अब ये जो गड्ढा किया जाता है ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल इक्विपमेंट इसके लिए आते हैं। सामान्यतः जो फावड़ा होता है उसी के सहायता से इस गड्ढे को किया जाता है और ये जो फिर मिट्टी होती है इसे निकाल करके बाहर रख दिया जाता है। अब ये जो गड्ढा वाला एरिया हो गया, इसमें आपकी जो डीएपी है, यूरिया है, जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनको मिला करके लगभग जो मात्रा होती है 50 ग्राम के आसपास और गोबर की खाद 1 से 1.5 किलो इसमें डाल करके अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर देते हैं और फिर यहाँ पर बुआई करते हैं। अब आइए हम आगे आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो बुआई हुई है ये किस तरीके से होती है। उस तरफ आप लोग देखे हैं कि गड्ढे बनाए गए हैं और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो गड्ढे बनाए गए हैं यहाँ पर जो बीजों का अंकुरण है ये पूरी तरीके से हो रहा है और जो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी होती है वह सामान्यतः 6 बाई 6 फीट पे गड्ढे किए जाते हैं और एक बार जब ये पौधे उग जाते हैं, जब इसमें दोबारा खाद डालनी होती है तो फिर इस किनारे के बाद जो किनारा होता है यहाँ पर दूसरा गड्ढा बनाया जाता है और ये जो दूसरा गड्ढा बनाया जाता है फिर उसमें खाद वगैरह डाली जाती है और उसमें फिर पानी लगाए जाते हैं। हालांकि जब पौधे छोटे होते हैं तो लोग मटकियों की सहायता से यहाँ पर पानी डालते हैं, लेकिन जब नदी सूख करके और दूर चली जाती है तब लोग पंपिंग सेट वगैरह की सहायता से यहाँ पर सिंचाई करते हैं, पर नालियों के माध्यम से नहीं, पाइप से एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में डालते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर बुआई हो गई थी लेकिन यहाँ पर लोग पॉलीथीन डाल देते हैं गड्ढे के ऊपर, क्योंकि ये जो बालू होती है यह जब उड़ती है तो बीज के ऊपर परत काफ़ी बना लेती है जिसकी वजह से सुरक्षा नहीं हो पाती है। तो लोग पॉलीथीन सामान्यतः डाल देते हैं और जब बीज का अंकुरण हो जाता है तो इस पॉलीथीन को हटा दिया जाता है। इसकी जगह पे काफ़ी लोग ये जो सरपत वगैरह है, ये जो घास आप देख रहे हैं ये एक जंगली प्रकार की घास होती है, इसकी सहायता से भी इस कार्य को किया जाता है। चलिए अब जो किसान भाई हैं हम उनसे मिलवाते हैं आपको और बताते हैं कि यहाँ पर वो कार्य कैसे कैसे करते हैं। आइए हम परिचय करवाते हैं आपका किसान भाई से। सबसे पहले आप किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिएगा। मैं संजय यादव बोल रहा हूँ भाई, और आप जो है कहाँ के रहने वाले हैं? गंगापुर का रहने वाला हूँ और बस्ती ज़िले में जी।
अपना पड़ता है। आप यहाँ पर नदी क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, तो सामान्यतः जो किसान होते हैं समतल भूमियों पे खेती करते हैं, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है कि नदी क्षेत्र में किस तरीके से खेती की जाती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आखिर नदी क्षेत्र में खेती किस तरीके से होती है, क्या कार्य कैसे किए जाते हैं और कितनी मेहनत पड़ती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि अगर हमें तरबूज की खेती करनी होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर गड्ढे वगैरह खोदे हैं, तो कैसे क्या प्रोसेस होता है, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, क्या क्या इसमें डाला जाता है। अब ये देखिए आप, एक गड्ढा बनाया हुआ है जी ये, हम पहले से खुदाई किए हैं इसकी। जी तो इसको जो है 1 फुट 1.5 फुट ले लेंगे इधर से, चारों तरफ से 1.5 फुट, जी और इसकी गहराई लगभग मान के रहिए 2 फीट हो जाएगी। जी 2 से 2.5, जितनी जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी जितनी जैसे पानी की तह तक इसको लेना चाहते हैं, लेकिन अगर उतना नहीं होता है तो लगभग मान के रहिए कि 3 फीट तक खुदाई कर लेते हैं। 2 से 3 फीट लगभग। हाँ, वही मान के रहिए। जी और इसके बाद फिर इसमें जो है हम ले आते हैं DAP, यूरिया और अपना ये जो है गोबर खाद ले आते हैं, इसमें डालते हैं। डालने के बाद उसमें मिट्टी में मिला देते हैं और फिर ऊपर से ये मिट्टी डाल देते हैं। जी फिर इसके बाद इसको पूरा गड्ढा भर देते हैं। ये गड्ढे की तैयारी है। मतलब जब आप इसमें मिक्सचर तैयार कर देते हैं, हाँ। तो मिक्सचर तैयार करने के बाद इसमें बीज लगभग 1 से 1.5 इंच जो डाला जाता है हाँ। सामान्य ज़मीनों पर, हाँ। वैसे आप इसमें बुआई हाँ, वगैरह बस। कर देते हाँ, हैं। वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर एक समस्या देख रहे हैं कि बालू काफ़ी तेज़ी से उड़ते हैं। हाँ। थोड़ी सी हवा बही नहीं कि बालू उड़ना शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो जब आप बुआई कर देते हैं तो उसके बाद इन बालुओं से सुरक्षा आप कैसे करते हैं। बालुओं से सुरक्षा सर, तो इसके जो है इसको पूरा बालू जब ये हो जाता है तो ये बालू उड़ रहा है। उड़ने के बाद हम इसको क्या करते हैं, एक हल्की सी पॉलीथीन ले लेते हैं, जी पॉलीथीन रख देते हैं। नहीं तो ये हमारे यहाँ फूस के वो हैं, जैसे झाड़ियाँ हैं, इसको थोड़ा सा काट के उनके ऊपर थोड़ा सा लगा देते हैं, ढक दिया जाता है। इससे जो बालू होता है इससे हाँ। पौधे सुरक्षित हो ये जाते हैं। सुरक्षित रहते हैं और जब वो अंकुरित हो जाता है हाँ। फिर हम इसको हटा हटा देते हैं। देते हैं। तो और चलिए फिर अभी सिंचाई- यहाँ पर जो गड्ढे की प्रक्रिया थी हम जान लिए हैं। अब जहाँ पर इसके बगल में खेत है वहाँ पर जमाव हो गया है, तो जो आप है चल के जमाव वाले पे हमें बताइए। अभी हम आ गए हैं ऐसे गड्ढे पर जहाँ पर जो अंकुरण होता है ये हो गया है। अच्छा, पिछले गड्ढे पे हम आपसे एक चीज़ पूछना भूल गए थे कि यहाँ पर जो गड्ढे से गड्ढे की दूरी होती है ये लगभग कितने फीट रहती है। अब मान के रहिए कि 4 फीट मान के रहिए, बहुत ज़्यादा 4 से 6 फीट 4 से 6 लगभग, फीट जैसे ऐसा जो ही होता है। फसलें होती हैं उनकी लताएं जितनी ऊपर नीचे होती हैं। 4 से 6 फुट वर्गाकार में, मतलब ये जी। रहती हैं अपना वैसे ही। जी जी। और एक गड्ढे में जो बीज होती है लगभग कितनी बीज डाली जाती है। लगभग 5 से 6 बीज डाली जाती है। इसलिए डाली जाती है कि अगर इसमें से 1-2 बीज अगर कहीं नुकसान हो गया, किसी कारणवश नहीं जमा हुआ, तो कम से कम 4 जम जाएंगे तो भी ये जो है सुरक्षित रहेंगे। हाँ, सुरक्षित रहेगा। जी। तो अब ये प्रक्रिया हो जाती है जब पौधे छोटे होते हैं और अंकुरित हुए रहते हैं, तो जो सिंचाई होती है किस तरीके से आप सब करते हैं। ये हम लोग एक जो मिट्टी का मटका आता है, जी। मिट्टी के मटके को ले लेते हैं, या फिर जो अपना ये पंपिंग सेट नहीं, ये अपना डिब्बा होता है, कोई सा डिब्बा ले लिए, हाँ, रस्सी लगा के अपना उसको लेके आए और इसमें जैसे 2 किलो 3 किलो पानी के आंकड़ा में 1 प्रति गड्ढे के हिसाब से डाल देते हैं। और तीसरे दिन चौथे दिन इसमें पानी अनिवार्य होता है, चूँकि पौधे छोटे होते हैं। हाँ। इसके लिए तो बराबर नमी बना करके हाँ, रखनी होती है। रखनी होती नहीं तो एक समस्या ये भी हो सकती है कि जैसे हाँ। अगर तापमान ज़्यादा हो गया, अब ये तो बालू होते ही हैं हाँ, जो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो जो छोटे पौधे हैं इनको डैमेज कर सकते हैं, ये सूख सकते हैं। सूख सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप सब इसमें प्रॉपर नमी बना करके रखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो गोबर की खाद है ये रखी गई है, और सामान्यतः बहुत कम ही केमिकल खादों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, बस थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए। अभी हम आगे ही बढ़ रहे थे कि देखिए ये जो किसान भाई हैं इनके खेत में एक समस्या है, और ये है कि अभी हाल ही में हम सब इसके पहले बात किए हुए थे। तो अभी ये बताइए कि यहाँ पर तो बालू काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर जो खरपतवार रखे गए थे इसकी सुरक्षा के लिए, तो अंकुरण के बाद वो तो हटा दिए गए हैं। अब हटा देने के बाद जब ये बालू फिर आ गया है, तो अभी आगे की प्रक्रिया क्या होती है। अब यही होगा कि इसको हल्का हल्का ऐसे थोड़ा सा इधर, जैसे इसको हटा लिए थोड़ा थोड़ा, जी जी, हल्का हल्का इधर से अपना हटा के, और फिर इस पे जो है सिंचाई कर दिए जी। और सिंचाई करने के बाद ये बालू बैठ जाएगा, अपने आप बैठ जाएगा। और बालू बैठने के बाद ये फिर पौधा ऊपर की तरफ हो जाएगा, मतलब चलना शुरू हो जाएगा। अब ये कारण है कि
हल्का जैसे 2-4 दिन की लेट 2-4 दिन और पहले ही सिंचाई करनी चाहिए थी इसकी। थोड़ा सा लेट हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसके वजह से ऐसा है। बाकी ये सही हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। जी, आइए चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं जहाँ पर जो पौधे हैं ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। अच्छा, हम जब छोटे थे और घूमने के लिए निकलते थे तो देखते थे कि नदी क्षेत्र में इस तरीके से बॉर्डर बनाया जाता है, और ये जो बॉर्डर बनाया जाता है हमको यही लगता था कि जितने भी लोग हैं जब पानी कम हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में जितने दूर में कब्जा जिसको करना है वो अपना कास का ऐसे लगा दिया खरपतवार का और वो उसका हो गया। तो अच्छा, आप ये बताइए कि ये किस लिए लगाया जाता है? ये ऐसा नहीं है, इसको इसलिए लगाया गया है जी। कि जैसे ये हमारा खेत हो गया, हाँ। ये किसी और भाई का हो गया जी। तो वो अपना एक तो ये मेड़ भी क्लियर हो गया। हाँ। मतलब ये इस समय जो नदी के बीच में खेती करना है जी। इसके लिए ऐसा हाँ। है। हाँ। नहीं, बाकी ये ऐसा नहीं है। तो इसको इसलिए लगाए हैं कि इधर से एक तो बालू का जो भूस्खलन होगा हाँ। उसको रोकने के लिए भी हो गया। जी। और एक दूसरे का ये मालूम चल गया कि ये इनका खेत है और ये इनका खेत है। तो ये जो बॉर्डर है ये इस वजह से लगाया गया है कि एक तो जो किसानों के खेत डिवाइड किए जाते हैं और दूसरा जो मृदा अपरदन होता है, जो बालू उड़ करके जाते हैं उनको रोकते भी हैं। आइए एक चीज़ और हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो चिता की लकड़ियाँ होती हैं ये यहाँ पर लगाई गई हैं। सामान्यतः ये जो चीज़ें होती है जैसे खेत में नज़र वगैरह ना लगे इसकी वजह से ये सब लगाए जाते हैं। इसी की वजह से है। जी, आइए चलिए जो बड़ा वाला खेत आपका है जिसमें आपके पौधे बड़े हो गए हैं वहाँ पर दिखाइए कि आगे की प्रक्रिया जो होती है कैसी होती है। अभी हम जो किसान भाई हैं इनके दूसरे वाले खेत में आए हुए हैं। यहाँ पर जो कद्दू है ये लगाया गया है और जो पौधे हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। सामान्यतः अभी इस फरवरी महीने में समतल ज़मीनों पे लोग सोच रहे हैं कद्दू लगाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक कद्दू जो है 4-5 पत्तों का हो गया है। वहीं आपका जो दूसरा खेत वहाँ पर देखें उसमें लगभग 1.5-2 फीट के हो गए हैं। तो ये जो कद्दू आएगा मार्केट में अगेती आएगा, जिसकी वजह से जो इसका प्रति किलो रेट होता है ये थोड़ा सा अच्छा मिल जाएगा। चलिए, अच्छा, आप वहाँ पर पॉलीथीन वगैरह दिखाया गया था, आपके खेत में पॉलीथीन लगा था, पर यहाँ पर जो है आप इससे बालू से सुरक्षा रखने के लिए ढके हुए थे, लेकिन जब अंकुरण वगैरह हो गया तो इसे निकाल करके किनारे पे रख दिया गया है। अब ये बताइए आगे की प्रक्रिया इसकी क्या होती है? जैसे यहाँ पर लगभग 5 पौधे जो है तैयार है, जिसमें से 4 पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, एक थोड़ा सा कमज़ोर है। अब ये बताइए इसके आगे की प्रक्रिया क्या होती है? सिंचाई कितने दिनों पे लगभग की जाती है? अब इसकी सिंचाई अभी वही चल रही है 3 से 4, 4 से 5 दिन जी। और लगभग मान के रहिए 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसको हम 1 फीट चारों तरफ इतना जो है इतना ये जो है इतना छोड़ के इसका एरिया पौधा जिससे इसकी जड़ ना नुकसान हो 50 ग्राम DAP 50 ग्राम यूरिया मिला के फिर इसमें जो है मिट्टी निकालने के बाद उसके नीचे वाले तह में मिला देंगे पूरा। मिलाने के बाद फिर इसको जो मिट्टी निकाले रहेंगे इसको फिर इसी पे डाल देंगे और इसके बाद फिर इसकी सिंचाई करेंगे। सिंचाई करते करते ये भी पौधा उसी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप बताए हैं इसमें ये है कि ये जो आपका एरिया है पहले मेन गड्ढा यहाँ पर हुआ था और उसके बाद में आपने ये क्लियर कर दिया, इसको छोड़ दिया और इसके बाद 1 फुट की लगभग आप चौड़ाई ले करके लगभग 1 फीट गड्ढा गहरा भी करते हैं और गड्ढा यहाँ तक करते हैं ये जो पिंड बना लेता है अंदर की तरफ और उसके बाद यहाँ से मिट्टी निकाल करके बाहर कर दिया जाता। अब उसके बाद जो गोबर की खाद और DAP यूरिया होती है उसको मिक्स किया जाता है, मिक्स करके और फिर इसी में पाट दिया जाता है। तो ये आपकी जो दूसरी डोज होती है इसको मिल जाती है, बगल से मिल जाती है। और अब इसकी जो सिंचाई होती है जैसा कि आप से बातचीत हो रही थी तो आप बताए कि जब पानी काफ़ी दूर चला जाता है तो मटकी वगैरह से लाने में भी समस्या काफ़ी होने लगती है, क्योंकि अगर फील्ड बड़ा है तो एक व्यक्ति दिन भर में कितने पौधों को देगा। तो ऐसे में तब सिंचाई का क्या तरीका होता है? फिर हम पंपिंग सेट लगा लेते हैं, पंपिंग सेट से पाइप दौड़ा के और अपना पंपिंग सेट चालू हो गया। 1 से 2 आदमी लगे हैं पौधा बचा के उसी पौधे पे फिर डालते रहते गड्ढे में तो प्रति पौधे फिर आपका पानी दिया जाता है। नाली यहाँ बना नहीं सकते, नाली सक्सेस होती नहीं है। और इसके जो है ये तने जो होते हैं जब ये और बड़े होने लगेंगे तो इसमें यही जो फूस आपको दिखाई दे रहा है इस फूस को हम थोड़ा और मात्रा में ले आएंगे और इनको बढ़िया ऐसे करके बढ़िया इनको लगा देंगे। ऐसे करके फिर इसके सहारे ये पूरा अपना चलता रहेगा पौधा पूरे खेत में। ऐसा ही कर दिया जाएगा इसके साथ। मतलब ये है कि जो इंग्लिश में मल्चिंग बोलते हैं
और वैसे अपने यहाँ बोलते हैं कि घास बिछा देना। हाँ वही है। तो घास वगैरह बिछा दी जाती है जिससे जो खरपतवार होती है, जो बालू होती है, ये इसी में अटकी पड़ी रहती है और इसके ऊपर जो है हमारी फसल होती है वो अपना चलती रहती है। अच्छा, एक चीज़ हम देखे हैं कि जो नदी वाला क्षेत्र होता है इसमें जो परत होती है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी बह करके भी आती है, तो वो तो प्लस पॉइंट मिलता ही होगा। लेकिन इसमें हम एक चीज़ देखें, रोग वगैरह कम लगते हैं ना नदी वाली फसलों में? इसमें रोग कम लगते हैं क्योंकि इसमें जो है मिट्टी हमेशा हर तरीके से मिक्स रहती है। ऐसा वो नहीं है कि मतलब ज़्यादा रोग ग्रसित नहीं होती है जी। और जो अब नदी वाला इलाका है तो हर साल जो फसल चक्र है, अभी आज खेत आपका यहाँ पर है, हो सकता है कि कल को नदी के उस क्षेत्र की तरफ रहे। जो धारा होती है ये परिवर्तित होती रहती है जी। तो इसी तरीके से जो खेती होती है यहाँ पर आप लोग देख चुके हैं। अब ये वीडियो आप लोगों के सामने लाने का हमारा उद्देश्य ये था कि काफ़ी लोग हैं, ये वाली जो प्रैक्टिस है अगर आप समतल खेत में इसको करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। वहाँ पर समस्या ये होती है कि देखिए, पानी तो आपका रिस करके नीचे बालू की तरह जाएगा नहीं। तो काफ़ी किसानों को हम ये देखे हुए हैं कि वो समतल खेत में जो मिट्टी होती है ये दोमट प्रकार की होती है, जिन मिट्टियों में लोग इसकी खेती करते हैं धान वगैरह की, वहाँ पर भी लोग गड्ढे विधि से तरबूज लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये नदी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नाली विधि से या ड्रिप के माध्यम से सिंचाई नहीं हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर जो गड्ढा विधि है तरबूज की बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। हम काफ़ी किसानों के साथ मिल करके जो भी फसलें होती हैं उनकी खेती करवाते हैं। तो हम ये चाहते थे कि आप लोगों को एक बार चल करके दिखाएं और इसके साथ ही साथ जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं उनका जो वास्तविक अनुभव हो सकता है ये आप लोग देखें कि किस तरीके से किए जाते हैं। तो आप लोग अब जान गए हैं कि अगर आप लोग नदी क्षेत्र में खेती करेंगे तो गड्ढा विधि से खेती करेंगे, सामान्यतः जो आपकी लतेदार फसलें होती हैं। और अगर आप समतल भूमियों में जैसे काली मिट्टी है और आपका दोमट मिट्टी है, मटियार है, तो इन सब मिट्टियों में जहाँ पर जो पानी होता है काफ़ी लंबी दूरी तक नालियों के माध्यम से चल जाता है, वहाँ पर आप लोग जो खेती करेंगे वह गड्ढे विधि से खेती नहीं करेंगे। हालांकि जैसे जो लकड़ी वगैरह के पौधे होते हैं जैसे आम है और आंवला है, तो इन सब के पौधे के पौधरोपण में गड्ढे विधि प्रयोग की जाती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सामान्य फसलों के बारे में। तो आप लोग देख चुके हैं कि नदी क्षेत्र में किस तरीके से सिंचाई की जाती है और यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है, जो बालू का अपर्दन होता है, उसको किस प्रकार से यहाँ पर किसान भाई रोकते हैं। एक चीज़ देखने को मिला है कि यहाँ पर आने जाने के लिए नदी के में नाव जो होती है, नाव, उसी का ही सहारा लिया जाता है और यहाँ पर जो खेती होती है काफ़ी कठिन होती है। जितने भी कार्य होते हैं ज़्यादातर आप लोगों को हाथ से ही करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप बड़े कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः आप अन्य एरिया में रहते हैं तो बड़े बड़े कृषि यंत्रों का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो आप लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो को हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान भाइयों, अब आप स्मार्ट किसान की वीडियो देखने के साथ साथ कृषि से संबंधित ढेरों उपहार जीत सकते हैं, जैसे खाद, बीज, स्प्रेयर, झटका मशीन, टार्च, फंगिसाइड इत्यादि। उपहार प्राप्त करने के लिए आपको करना यह है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके अन्य किसान भाइयों तक पहुँचाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें।